नमस्कार। भारत में भाषा को लेकर जो बहस है वो कोई आज की नहीं है, लेकिन हमेशा से आप देखें तो एक बहुत नाजुक और उलझा हुआ मुद्दा रहा है ये। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसी जटिलता की परतें खोलते हैं। आप सोचिए, भारत में 19,500 से ज्यादा बोलियां जी, और करीब 121 मुख्य भाषाएं हैं। मतलब भाषाई विविधता तो कमाल की है। सही बात है। दुनिया के सबसे विविध देशों में से एक है भारत। तो आज हम इसी भाषाई विविधता और इससे जुड़े जो विवाद हैं, जरा उनकी गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ भाषाओं की लड़ाई नहीं है। इसके तार जुड़े हैं पहचान से, राजनीति से, शिक्षा का भविष्य क्या हो, और ये बड़ा सवाल कि भाई इतनी सारी आवाजों वाला देश एक साथ कैसे चले। हाँ, खासकर जो हिंदी है, अंग्रेजी है और जो राज्यों की अपनी भाषाएं हैं, उनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश वो अक्सर तनाव पैदा कर देती है। हाँ, जैसे हाल का ही उदाहरण ले लें, ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जी NEP 2020, जी। और उसका 3 भाषा फॉर्मूला। अब केंद्र तो उसे लागू करना चाह रहा है, पर तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य हैं, वो इसे देख रहे हैं कि ये कहीं हिंदी थोपने की कोशिश तो नहीं। हाँ, ये चिंता है उनको। और बात यहाँ तक पहुँच गई कि सुनने में आया है कि केंद्र ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत तमिलनाडु को जो फंड मिलना था, हाँ, करीब 2100 करोड़ रुपए। हाँ, वो फंड रोक दिया गया क्योंकि राज्य NEP लागू नहीं कर रहा। ये तो मतलब बड़ी गंभीर बात है। इसका असर तो सीधा शिक्षा पे पड़ेगा। बहुत गंभीर बात है। पर जैसा आपने कहा, ये टकराव कोई अचानक नहीं हुआ है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आप देखिए, आजादी के फौरन बाद संविधान सभा में 1946-50 जोरदार बहस हुई थी इस पर। अच्छा। कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या हो। हिंदी को बनाने की बात थी, पर सहमति नहीं बन पाई। तो आखिर में तय हुआ कि हिंदी देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा होगी। ऑफिशियल लैंग्वेज। हाँ जी, राजभाषा न कि राष्ट्रभाषा। और अंग्रेजी को भी 15 साल के लिए सह राजभाषा रखा गया। अच्छा, सिर्फ 15 साल के लिए? हाँ, शुरू में। लेकिन फिर 1963 में राजभाषा कानून आया और खासकर जो गैर हिंदी भाषी राज्य थे जैसे तमिलनाडु, उनके विरोध के बाद अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए सह राजभाषा बनाए रखा गया। और ये तो आजादी के बाद की बात है। इससे पहले भी 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी में जब हिंदी अनिवार्य करने की कोशिश हुई थी, तब भी बहुत भारी विरोध हुआ था। तो ये इतिहास जो है ना, वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। समझ गया। तो मतलब संविधान में भी इसके लिए प्रावधान है? आपने राजभाषा की बात की, और क्या है? हाँ, कई अनुच्छेद हैं। जैसे अनुच्छेद 343 तो कहता है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी। ठीक है। पर साथ ही अनुच्छेद 345 राज्यों को ये आजादी देता है कि वो अपनी आधिकारिक भाषा चुन सकते हैं। अच्छा, ये संतुलन है। जी। फिर अनुच्छेद 350A है, जो कहता है कि प्राथमिक शिक्षा मतलब शुरुआती पढ़ाई बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो। और अनुच्छेद 29(1) तो हर नागरिक को अधिकार देता है कि वो अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रख सकता है। और कोर्ट ने भी कुछ कहा है इस पे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार साफ किया है कि हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। और ये भी कहा है कि भाषा नीतियां थोड़ी लचीली होनी चाहिए और छात्रों, अभिभावकों को शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो संविधान और कोर्ट दोनों कहीं ना कहीं संतुलन साधने की बात करते हैं। तो फिर ये NEP 2020 का 3 भाषा फॉर्मूला, ये इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए? ये फॉर्मूला है क्या असल में? बिल्कुल। ये फॉर्मूला वैसे पहली बार 1968 की शिक्षा नीति में आया था। NEP 2020 ने इसे फिर से सामने रखा है। अच्छा, राज्यों में छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी और हिंदी पढ़ें। ठीक है। NEP 2020 कहती तो है कि इसमें लचीलापन होगा, राज्य अपनी पसंद से भाषा चुन सकते हैं और कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्य सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि जमीनी हकीकत ये है कि हिंदी पढ़ाने के लिए शिक्षक और संसाधन अक्सर ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अच्छा। तो क्या ये अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्टली हिंदी को ही बढ़ावा देना नहीं हुआ? यहीं पर वो ऐतिहासिक अविश्वास जो है वो सामने आ जाता है। ये बात तो है। तो ये मुद्दा बार बार सतह पर क्यों आ जाता है?
क्या ये सिर्फ नीति का मामला है या इसके पीछे कुछ और गहरी वजह है? नहीं, सिर्फ नीति की बात नहीं है। जो हमारे स्रोत हैं वो बताते हैं कि कई कारण हैं इसके। जैसे? एक तो जैसा हमने शुरू में कहा, भारत की अपनी जबरदस्त भाषाई विविधता, ये अपने आप में एक चुनौती है। सही बात है। दूसरा हमारा संघीय ढांचा, शिक्षा जो है वो संविधान की समवर्ती सूची में है, यानी केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार। बिल्कुल। तो यहीं अक्सर खींचतान होती है कि किसकी नीति चलेगी। तीसरा क्षेत्रीय पहचान की राजनीति, भाषा अक्सर क्षेत्रीय अस्मिता का एक बहुत मजबूत प्रतीक बन जाती है। चौथा वो ऐतिहासिक अविश्वास जिसकी हमने बात की, खासकर दक्षिण और उत्तर भारत के बीच। और पांचवा जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वो है संसाधनों का असमान बंटवारा। मतलब किस भाषा के विकास के लिए, पढ़ाने के लिए कितना पैसा, कितने शिक्षक, कितनी सामग्री उपलब्ध है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो असल में ये विवाद सिर्फ भाषा का नहीं है, ये सत्ता, पहचान और संसाधनों के बंटवारे का भी है, जिसमें भाषा एक प्रतीक या कह ले कि एक मैदान बन जाती है। समझ गया। तो फिर इसका हल क्या है? क्या जानकारी में, स्रोतों में कुछ समाधान भी सुझाए गए हैं? रास्ता क्या हो सकता है आगे? हाँ, कई रास्ते सुझाए गए हैं। सबसे पहली और अहम बात तो यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच लगातार और ईमानदारी से बातचीत हो। संवाद बहुत जरूरी है। दूसरा, नीतियों में सचमुच का लचीलापन हो, जैसे शायद ये 3 भाषा फॉर्मूला अनिवार्य न होकर एक विकल्प की तरह हो, राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से तय करें। अच्छा। तीसरा, ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक और अच्छे संसाधन उपलब्ध हों। सिर्फ कहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। सही बात है। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो डिजिटल मंचों का इस्तेमाल करके भी बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। हाँ, ये तो हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, शायद एक तरह की भाषाई धर्मनिरपेक्षता अपनानी होगी। भाषाई धर्मनिरपेक्षता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार किसी एक भाषा का पक्ष न ले, सभी भाषाओं का बराबर सम्मान हो और किसी भी समुदाय पर कोई भाषा थोपी ना जाए। सब अपनी भाषा में फलें फूलें। और हाँ, एक व्यावहारिक बात ये भी है कि जो समग्र शिक्षा अभियान जैसे फंड हैं, उन्हें भाषा नीति लागू करने या न करने से न जोड़ा जाए, क्योंकि अंत में नुकसान तो बच्चों का होता है। बिल्कुल सही कहा। तो कुल मिलाकर ये जो भारत का भाषा विवाद है, ये इतिहास, राजनीति, पहचान, शिक्षा नीति, इन सब का एक बहुत ही पेचीदा मिश्रण है। जी हाँ। NEP 2020 ने एक रास्ता सुझाने की कोशिश की है, पर तमिलनाडु का जो विरोध है वो दिखाता है कि ये मुद्दा जमीन पर कितना संवेदनशील और कितना मुश्किल है। बिल्कुल। और मुझे लगता है अंत में सोचने वाली बात ये है, और शायद ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए, कि क्या एक राष्ट्र एक भाषा का विचार भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए वाकई सही है? ये बड़ा सवाल है। या फिर असली चुनौती और शायद अवसर भी ये है कि हम अपनी इन हजारों भाषाओं और पहचानों का सम्मान करते हुए, उनका जश्न मनाते हुए, उन्हें अपनी ताकत बनाते हुए एक मजबूत राष्ट्र कैसे बने, ये संतुलन साधना ही शायद भविष्य की दिशा तय करेगा।